नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर नए नए खुलासे करने का दावा करने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर उनको घेरा है। मलिक ने ताजा बयान में दावा किया है कि एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े मुंबई में चल रहे ड्रग्स रैकेट के सरगना थे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उनको नियुक्त किया गया था। मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ जयदीप राणा नाम के शख्स की फोटो को ट्वीट किया और बताया कि ये इंसान ड्रग तस्कर है और फिलहाल जेल में है। मलिक ने कहा कि जयदीप पूर्व सीएम की पत्नी अमृता के रिवर एंथम का फाइनेंशियल हेड था। फडणवीस से इसके अच्छे संबंध हैं। इसके साथ ही उन्होंने समीर वानखेड़े को ड्रग्स रैकेट का सरगना बताया और कहा कि उनकी नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने की थी। क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में चेहरे को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन है? इस सवाल का जवाब हाँ में है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर आप 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन रविवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इन दोनों लोगों के उलट बयान दिए। मौर्य से जब पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो मौर्य ने साफ कहा कि बीजेपी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। मौर्य के बयान पर वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी जाहिर की। बता दें, काफी समय से कहा जा रहा है कि मौर्य और योगी में सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले एक बार फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान को लाना शुरू कर दिया है। धर्म विशेष को लेकर तो वो लगातार ही बयानबाजी कर रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की ओर बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तालिबान से परेशान महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर तालिबान भारत की ओर बढ़ता है तो एयर स्ट्राइक तैयार है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली है और कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि इस दौरान उन्होंने चीन को लेकर कुछ नहीं कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी आखिरकार तृणमूल में ही लौट आए हैं। पिछले महीने ही बीजेपी से जुड़े रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो तृणमूल में शामिल हुए थे। बंगाल चुनाव के बाद कई विधायक भी बीजेपी से तृणमूल में वापसी कर चुके हैं। आज टीएमसी में शामिल होने वाले राजीव बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी का एजेंडा वोट हासिल करना और धार्मिक राजनीति करना है। राजीव बनर्जी ने यह दावा करते हुए कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर गलती कर दी थी, कहा कि मैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे फिर से टीएमसी में शामिल होने की अनुमति दी। बता दें, राजीव बनर्जी के अलावा पूर्व बीजेपी विधायक आशीष दास ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया है। देश के जाने माने डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी को मंगलसूत्र के एक विवादास्पद विज्ञापन पर मध्य प्रदेश सरकार ने निशाने पर लिया है। इसने चेतावनी दी है कि कंपनी अगले 24 घंटों में विवादास्पद विज्ञापन हटाकर माफी नहीं मांगती है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को मीडिया से कहा कि डिजाइनर मुखर्जी का मंगलसूत्र वाला विज्ञापन मैंने देखा है। विज्ञापन बेहद आपत्तिजनक है। गृह मंत्री मिश्रा ने आगे कहा कि आभूषणों में सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व वाले मंगलसूत्र को लेकर हिंदू धर्म को आहत करने वाला विज्ञापन बनाया गया है। तमाम चेतावनी के बावजूद हिंदू धर्म और उसके प्रतीकों के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है। ऐसे कृत्यों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि अगले 24 घंटों में विज्ञापन को नहीं हटाया गया और माफी नहीं मांगी गई तो डिजाइनर मुखर्जी के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म से जुड़ी मान्यताओं और धार्मिक महत्व पर इस प्रकार का विज्ञापन बनाकर दिखाएं। भारत ने ऊर्जा से भरपूर लाभ ले चुके विकसित देशों से कहा कि वो तेजी से नेट जीरो तक पहुंचे ताकि विकासशील देश भी कार्बन ऊर्जा का लाभ ले सकें। भारत के प्रतिनिधि पीयूष गोयल ने कहा कि जन विकसित राष्ट्रों ने ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाया है। अब उन्हें तेजी से इसके उत्सर्जन में कटौती करने की आवश्यकता है ताकि विकासशील देश भी विकसित होने के लिए कार्बन ऊर्जा का उपयोग कर सकें। वर्तमान में स्वच्छ ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त तकनीक नहीं है, इसलिए कार्बन ऊर्जा के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने से पहले हमें तकनीक और नए संसाधनों पर अधिक काम करने की जरूरत है। भारत में पिछले एक दिन में 12,514 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 251 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,58,000 से अधिक हैं, जो कि पिछले 248 दिनों में सबसे कम हैं। अरबों डॉलर के पनडुब्बी के सौदे को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रद्द किए जाने के बाद फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से काफी नाराज चल रहा है। इसी क्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आरोप लगाया है कि पनडुब्बी समझौते को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उनसे झूठ कहा था।
मैक्रो जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तब उनसे पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री मॉरिसन पर फिर से भरोसा कर पाएंगे। इस पर इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि हम देखेंगे कि वो क्या लेकर आते हैं। जब ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने आपसे झूठ बोला, इस पर मैक्रो ने कहा कि उनको लगता नहीं है, वो ये जानते हैं। बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 12 पनडुब्बी बनाने के एक सौदे को रद्द कर दिया था और अमेरिका और ब्रिटेन के साथ नया रक्षा समझौता कर लिया। इसके बाद फ्रांस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि उसके पीठ पर छुरा घोंपा गया है। टी20 विश्व कप में विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम की लगातार दूसरी हार से क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी देखी जा रही है। न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय टीम की 8 विकेट से करारी शिकस्त होने के बाद अब भारत की टीम की आगे की राह काफी कठिन हो गई है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम कीवी गेंदबाजों के सामने औंधे मुंह गिर पड़ा और विपक्षी टीम को 111 रनों का लक्ष्य दे पाया, जिसको कीवी टीम ने आराम से हासिल कर लिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।